मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और आज देश में इलेक्शन की हलचल बहुत हो रही है और मैं देख रहा हूँ कहीं पर कांग्रेस की बढ़त दिखाते हैं, कोई बीजेपी की दिखाते हैं। कई आदमी बोलते हैं काम करा है बीजेपी ने, कई आदमी बोलते हैं क्या काम करा है। मेरी भी एक राय है, काम जो होता है वो दिखना चाहिए। खाली हाईवेज और ये क्या है टोल टैक्स, ये सब बनाने से देश का भला नहीं होना। और टोल टैक्स तो मैंने सुना है, आज तक मिस्टर सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि जहां जहां पर 100 रुपया गवर्नमेंट ने रिकवरी करनी थी वहां पर 500 रुपये कर लिया और फिर भी टोल टैक्स इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये तो सरासर भारत सरकार की बेईमानी है। उनको बोलो कि जहां पर पैसे वसूल हो गए उसको वहां से टोल टैक्स हटाए। अब मैं आज बहुत बड़ा हंगामा ही करने जा रहा हूँ। ये जो आज रील बनेगी ये सारे वर्ल्ड में जाएगी। एक एक आदमी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप दिल्ली के की तो बहुत प्रशंसा करते हो, दिल्ली में बहुत खूबसूरती है, लेकिन दिल्ली जो है सिर्फ ल्यूटन जोन में खूबसूरत है, बाकी एरिया जो है वो सारा स्लम है। इसलिए सारी दुनिया को मैं ये हिदायत देता हूँ कि वो लोग आए, ओखला फेज 1, 2 और 3 देखें, फिर इधर जाएं अपना तुगलकाबाद फोर्ट देखें जो अपना घेरा हुआ है अपना पॉलिटिशियनों ने, और फिर आगे चलिए तो जमुना आती है, जमुना के ऊपर लाखों मकान बन गए हैं। उसके आगे चलोगे गांधीनगर आ जाएगा जहाँ करोड़ों का बिजनेस है लेकिन जीरो फैसिलिटी है और रोज मकान टूटते हैं, रोज आदमी मरते हैं और हमारी सरकार बहुत खुश होती है। दिल्ली स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ने आंख बिचौली करनी शुरू कर दी है। ना इनको सोच रहा है कि इसको रीडेवलप कैसे करना है और ना कोई प्लानिंग है। बड़ा मैं आपको एक बड़े अफसोस की बात बताता हूँ। आज से पिछली 12 तारीख को मेरे को बुलाया गया डीडीए में मास्टर प्लान के ऊपर। तो जैसा मैंने देखा आप हैरान हो जाओगे कि मास्टर प्लान की डिसीजन तो हुई नहीं। सबसे पहले 12 आदमी उनको अपने इकट्ठे हो गए और प्राइवेट आदमी मैं ही था। और जब मैंने उनको जो सजेशन दी उसका उन्होंने कहीं नोटिंग करी कि नहीं भगवान जानता है, हम अपना इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये उनके वर्ड थे। चाय आ गई और मिठाई के डब्बे पैक होके आगे खा लो जी। मुझे भी बोलते अपने घर ले जाओ। मैंने कहा भैया आप ले जाओ, आपको बहुत पैसे की जरूरत है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या करना है पैसा इस उम्र में, मैं तो मरने वाला हूँ, जिसको चाहिए वो ले जाएगा। अब मैं कहता हूँ सारे बुढ़े 55 साल की उम्र के एवरेज आदमी थे, 12 के 12। मैं कहता हूँ हे भगवान ऐसे सारे आदमी सारे अफसर मारे जाएं जिन्होंने कोई काम नहीं करना, चाय पीनी है और ऐश करनी है और गवर्नमेंट से 2-2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह लेते। कहते जी हम इंजीनियरिंग मेंबर हैं, हम प्लानिंग मेंबर हैं, सारे झक मारने वाले मेंबर हैं। ये मेरे आपको बताना चाहता हूँ। कोई मेंबर काम करने वाला नहीं है, सारे बुढ़े मरे मुर्दा मिले मेरे को। और मैंने उनको पूछा कि भैया आप रिटायर हो जाओ, कहते हैं हमारे 2 साल हैं, हम रिटायर तब होंगे। अब अननेसेसरी ये हर बारी मुझे बोलना पड़ता है। और मोदी जी की गवर्नमेंट को मैं क्या क्या के थक गया कि ये सारे बुढ़ों को 50 साल से ऊपर जितने हैं कंपलसरी रिटायरमेंट दे दीजिए। देश में आपने कहा था, वायदा करा था कि मैं देश को मॉडर्न सिटी बनाऊंगा। अब मॉडर्न सिटी कैसे बनेगी मोदी जी ये बताओ। मैंने तो कहीं देखी नहीं मॉडर्न सिटी। यहाँ सारे सब जगह पे हम चल नहीं सकते, सड़कों पे दोनों तरफ पार्किंग है और पार्किंग और फुटपाथ पे दुकानें हैं, रेडी पटरी वाले हैं, बुद्ध बाजार है, शुक्र बाजार है, वीर बाजार है, कोई बेशर्मी की भी हद है। और जो एमसीडी वाले हैं वो तो सबसे ज्यादा गंदे हैं।
एमसीडी वाले कोई काम नहीं कर रहे, ना लोकल गवर्नमेंट कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि इनकी इतनी लड़ाई है कि दुखी सारा दिल्ली का जनता हो रही है। मगर सर, इसमें जो मास्टर प्लान का जिक्र आपने किया, जहां तक जानकारी है, अगर मास्टर प्लान पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड होता है तो दिल्ली की रूपरेखा, दिल्ली का स्ट्रक्चर, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की उम्मीद है। तो क्या लगता है, वो मास्टर प्लान मीटिंग में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में कार्य होना है? मेरे साथ आई एम सॉरी, मैं समझता हूँ ये कभी मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई किसी का दिल है, ना नियत है, सारे बदनीयत लोग हैं, तो काम कौन करेगा? सब बैठे हुए हैं तनख्वाह लेने के लिए। मास्टर प्लान किसने बनाना है? और कोई मास्टर प्लान अब 15-15 साल का बनता है, मास्टर प्लान बनना चाहिए 1 साल 2 साल का जी। मैंने उनको बोला कि भैया लाओ कोई भी नर्सरी कॉलोनी दे दो, मैं 2 साल में बना दूं। कहता है हाँ जी बन तो जाएगी, लेकिन हम करना नहीं चाहते। ये उनका विचार थे कि हम क्यों करें, हमारे को तनख्वाह मिल रही है, पैसे कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है प्लानिंग करने की। ये विचार है। और मेन बात ये थी कि मैंने कहा था स्लम वालों को, बस डिपो के ऊपर बिल्डिंगें बनाओ 28-30 स्टोरी, और आप अपना स्लम वालों को पिछली बैक साइड में सबको जगह दे दो, फ्रंट सारा बेच के बिल्डिंग की कीमत निकाल लो, और इस तरह से जैसे वर्ल्ड क्लास बस डिपो बन सकते हैं, ऐसे हमारे बस डिपो भी बन जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं दी, ना वो इंटरेस्टेड है। कहते हम फॉरवर्ड कर देंगे। किसको फॉरवर्ड करना है? अपने बाप को समझो। कोई वहां तो है नहीं, सारे तो बैठे थे। अब इसके बाद मैं सुनना चाहता हूँ, ये देश की डेवलपमेंट के अंदर दिल्ली में इतनी हजारों बसें ले आए हैं, और आप किसी सड़क पे चले जाओ, बस नेक टू नेक चलती होती है। आदमी 100 की जगह 20 भी नहीं होते। तो इस बसों का किराया गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि फ्री चल रही हैं, और सड़कों पे सड़क चौड़ी है नहीं, तो लोग सफर कर रहे हैं। तो ये क्या ड्रामा है? ये कोई बेशर्मी की हद है भाई साहब। कुछ करो हमारे लिए। आप अपने लिए सब कुछ मत करो, कुछ देश के लिए करो। जो जनता इतनी परेशान है, मैं बाल बच्चे कहीं जाते हैं, कहते हैं डैडी हमें कहीं बाहर ले चलो, कहीं और, यहाँ रहना नहीं चाहते। यहाँ कोई जमुना जी हैं, तो जमुना जी को डेवलप नहीं करते। कैसे इंसान है, पता नहीं कौन सी मर्ज की बीमारी इनको लगनी है, और एकदम सब मरने शुरू हो जाए। एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूंगा, केंद्र शासित क्षेत्र होने के नाते, यूनियन टेरिटरी होने के नाते, क्या मोदी जी इस पे बजट नहीं लगा सकते? क्या दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए विकसित नहीं किया जा सकता? मान लिया केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, या करने में असमर्थ हैं, या उनकी नीयत नहीं है, क्या केंद्र सरकार को भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली को सिंगापुर जैसी रूपरेखा देनी नहीं चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। देखो जी, मोदी जी ने दबी आवाज में बोला था सिंगापुर में पिछले महीने कि मैं दिल्ली में, इंडिया में कहीं सिंगापुर बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये आवाज ही रहेगी, काम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बनाना चाहते तो है, लेकिन दिल्ली में उनका राज नहीं है। और जब तक राज नहीं होगा, मोदी जी कभी दिल्ली को डेवलप देखना नहीं चाहते। एक सेकंड रुकना सर। वो अब मोदी जी अगर चाहें तो जैसे सब लोगों को दान दे रहे हैं, 1500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ फॉर स्लम रीसेटलमेंट, तो क्यों नहीं दिल्ली के लिए भी इतना बजट देते? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना मत दो, अब अपना स्टेट गवर्नमेंट देना मत दो। कोई एक नया रीडेवलपमेंट मंत्री बनाओ, उसको दे दो कि भैया तुम दिल्ली का ये रखवाले हो, तुम करो, जिससे आपका नाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। अब आप देखो, मैं कहता हूं कि कोई इतने गंदा हो सकता है कि सारा ओखला फेज 1 और 2 में नाले बह रहे हैं रोड पे। जो जल बोर्ड है जिसके अंदर ये आते हैं नाले, उनको कोई साफ करने नहीं आया।
पीडब्ल्यूडी वाले तो मारी जाएं, जिन्होंने सारे ठेके दिए हुए हैं, लोगों को पैसे हर महीने देते हैं नाले साफ करने के। आप देख लो, अगर सीबीआई की इंक्वायरी हो तो कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने एक दिन भी नाला साफ करा हो या सड़क साफ करी हो। और करोड़ों रुपया पानी की तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोग को देती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ खाते हैं, कौन मर रहा है, किसकी और किसकी भूख खत्म नहीं हो रही। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये पैसे करेंगे क्या। हे भगवान, इनको पैसों से इनको जहर मिले। ये मेरा तो एक ही थीम है, आप कुछ भी करो, ओखला फेज 1, 2, गोविंदपुरी और ये सारा इलाका एक ही दिन में साफ करो और नई बिल्डिंगें बनाओ, और कुछ तो थोड़ा बनाओ, थोड़ा कुछ शर्म करो। कुछ बनाओगे कुछ पाओगे। आपको वोट चाहिए, वोट मिलेंगे, लेकिन वोट तब मिलेंगे जब आज कुछ काम करोगे। काम करो या मरो, ये नारा कर लो, इसके बगैर दिल्ली का भला नहीं होना। एक और सवाल है सर, इसमें अभी दिल्ली में 2-3 महीने में चुनाव आ रहा है, आम पार्टी की विफलता मानेंगे या बीजेपी का आगमन मानेंगे, या थर्ड फ्रंट कांग्रेस इसमें भागीदारी लेके आगे बढ़ेगी, या तीनों पार्टी आपको बेकार लग रही है? देखो जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो तो 60 साल बेईमानी करी है, 60 साल तक उन्होंने राज करा है और सारे स्लम उन्होंने बनाया। उसके बाद में जो स्लम 30-40% बढ़ गया, वो आप पार्टी ने बना दिया। अब आप पार्टी वाले स्लम को आगे किस करते हैं, हम स्लम में जाके रहेंगे। अरे इनको शर्म करो, स्लम में मत रहो, इनको मकान बना के दो, और कुछ दिल्ली में कोई स्कूल बनाओ, दिल्ली में कोई धर्मशाला बनाओ, दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बनाओ। ये इंसानियत होनी चाहिए। आपस में कुत्ता बिल्ली दोनों सब बढ़ के लड़ रहे हैं, ये तो बड़ा अफसोस है। एक दूसरे को चुटकुले मारते हैं, कोई शर्म नहीं आती। अब राजी एक तरफ राहुल गांधी बोलता है तो उसकी तरफ बीजेपी बोलती है। ये क्या कोई ये समाधान नहीं है भाई साहब। अभी जो इलेक्शन हो रहा है, मैं एक आपको सही बताऊं, वो क्या नाम है, अखिलेश कुमार लखनऊ वाला, वो भी एक माफिया है। उसने सारा यूपी का बेड़ा गर्क करने वाला है। यही थे इनके पिताजी, मेरे दोस्त भी थे, मुलायम सिंह यादव। मैंने उनके साथ खाना भी खाया, और उनका कोई बेचारों को क्या नॉलेज कहाँ थी कि क्या काम करना है। ना तो कोई प्लानिंग थी, ना अखिलेश के पास प्लानिंग है, ना अपना हमारा महात्मा बुद्ध राहुल गांधी के पास कोई प्लानिंग है, ना अपना बीजेपी सॉरी ये कि आप गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग है दिल्ली को बनाने के लिए और हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए, और ना बीजेपी के पास कोई प्लानिंग है। एक्सेप्ट बीजेपी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे। सर खबर आ रही है विगत 2 साल में जितने भी हाईवेज बने, जितने भी पुलिया बने, उसमें सारे रोड्स जो है उसमें दरारें फटने की खबर, पुलिया गिरने की खबर आ रही है लगातार। ये आपने भी देखा है। हाँ, क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी करेगी वो पार्टी करेगी, सर जो आप लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसे, रोड मेंटेनेंस हो, नाली की मेंटेनेंस हो, ये तो मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्लानिंग, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर दूर की बात रही। ये सबसे बड़ा जुल्म है हमारे मुल्क में। कोई ये नहीं सोच रहा कि मैं पैसे के लेके कहाँ जाऊंगा। अगर वो 100 रुपए की जगह 95 रुपये लगा दें तो मेरी गारंटी है कि पुलियां सड़कें नहीं टूटेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है जिससे ये टूट रही हैं। और मैं तो गडकरी जी को अपना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी गलती को सुधारे और सारे देश में जितने रोड टूटी हैं उनको ठीक कराए एट द कास्ट ऑफ बिल्डर, क्योंकि बिल्डरों ने बहुत पैसा खाया है, बिल्डर बहुत अमीर हो रहे हैं। उनकी अमीरी तोड़ो और देश का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बना दें ताकि ये टूटना बंद हो। और आगे से कोई स्पेसिफिकेशन रखो टेंडर में चेकिंग के लिए, और चेकिंग कराते रहो तो तभी देश का भला होगा भाई साहब। ऐसे ही सड़कें बनाई जाओ और फिर टूटती रहे, वो ठीक नहीं है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि हम अग्निवीर को जो 5 साल का आदमी जब रिटायर हो
तो सारे के सारे ऑब्जर्व करो। दिल्ली की पुलिस में, अपना बीएसएफ में और एमसीडी में, और जो भी सरकारी दफ्तर है वहां पर लगा दो और बूढ़ों को निकाल दो किसी भी हालत में, ताकि जैसे आप सिंगापुर जाओ तो या हांगकांग जाओ, कहीं भी जाओ तो आपको एयरपोर्ट पे जितने पुलिस वाले मिलेंगे, यंग जनरेशन मिलती है। यहाँ पर सारे बूढ़े मोटे सांड मिलते हैं। आप देखो कितना फर्क है। आप एक अच्छे इंसान को खड़ा करोगे, उसकी इज्जत भी होगी, देश की भी इज्जत होगी और देश का तरक्की होगी। अगर $1 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन बातें कर रहे हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाओ, बूढ़ों को भगाओ। सबसे पहले यही जरूरी रिक्वायरमेंट है देश की। और एक सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की पुलिस, वो तो ऐसा मुर्दा खाना बन गया दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक। ना तो ट्रैफिक वाले काम करते हैं, ना दिल्ली पुलिस वाले काम करते हैं। वो कमिश्नर साहब टेबल पे बैठ के और क्या काम करते हैं जी, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? सारे दिल्ली में जगह जगह रेडी खड़ी है। कौन कर रहा है फिर? आप मास्टर प्लान की मीटिंग में सारे ब्यूरोक्रेट्स, हाँ जी, वो भी नहीं काम कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। पुलिस वाले वहां पर अपना घर जाके बैठ जाते हैं, अपना सारा रेडी पटरियां सारी सड़कों घेरी हुई हैं। मैं आज भी, जब कोई बारिश नहीं थी, कल 1.5 घंटे में ओखले से सैनिक फार्म गया, जो 15 मिनट का रात को रास्ता होता है। अब बताओ ये कैसे करेंगे? ये दिल्ली का क्या समाधान कौन करेगा? ये पुलिस वालों को निकाल दो, ये भी नहीं काम करना चाहते तो बुढ़े प्राइवेट आदमी को पुलिस दे दो, प्राइवेट आदमी को एमसीडी दे दो। ये तो काम कभी होना नहीं है भाई साहब। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई दिल्ली का समाधान करो और कुछ काम करो। एक बात मैं बताऊं, गोविंदपुरी में थोड़ा शायद 5-7 एकड़ की जगह खाली कराई है इन्होंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने वो मास्टर प्लान की मीटिंग में बोला, भाई साहब उसको कम से कम ग्राउंड तो लेवल कर दो हैं। मैंने कहा और आदमी को बाड़ी बैठ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमने वायर फेंस लगा दी है और हमें स्टे, कोर्ट ने स्टे करा हुआ। क्या कोर्ट की स्टे भाई? कोर्ट वालों के मारो, एक लॉ बनाओ ना, कोर्ट कैन नॉट गिव स्टे अगेंस्ट श्रम। श्रम का मतलब है वो हमारे जवाई है। किसके जवाई हैं? जिसको अपना मुंह पे जगह, मेरे को भी जगह दे दो, मैं सड़क पे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ फिर वो कौन हटाएगा। ऐसा इंसानियत नहीं है, स्लम नहीं होना चाहिए। जहां स्लम आए, जहां मर्जी आए, जहां से आए वहीं जाए, ये पॉलिसी बनाइए। ये इंसानियत नहीं है कि हम स्लम को नहीं हटाएंगे। एक से दूसरी से ये क्या कोर्ट का ये काम है? तो केदारनाथ बब्बर जी ने काफी सारी बातें कही है जो आप लोगों को कितना समझ आ रही है ये बात आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में रोजमर्रा की जिंदगी में आज की डेट में किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, दिल्ली की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में जितनी सारी व्यवस्था है, चाहे जल बोर्ड का हो, चाहे पुलिस महकमे की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीएसआईडीसी के जरिए जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो हो फ्लड डिपार्टमेंट वालों की वजह से हो, चाहे जितने सारे विभाग हैं, मुझे लगता है आज की डेट में एफिशिएंसी लेवल इतना गिर चुका है और इनके ऊपर जितने सारे बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर जितने सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर जो पीएम लेवल की या पीएमओ कार्यालय से जो स्क्रूटिन होना चाहिए, शायद बहुत कम हो रहा है। अगर नहीं होता तो शायद इन दिनों केदारनाथ बब्बर जी गए थे मास्टर प्लान की एक मीटिंग में। मास्टर प्लान की जानकारी जहां तक हमें है 2006 से खिसक करके 20 साल खिसक के 2021 हुआ, 21 से खिसक करके 2041 हो गया। तो मास्टर प्लान जब आप बनाएंगे नहीं, दिल्ली की रूपरेखा आप जब तैयार करेंगे ही नहीं, दिन ब दिन स्लम बढ़ता हुआ जा रहा है। एक छोटे से टुकड़ा खरीदने के लिए दिल्ली में इतने पैसों की जरूरत होती है और लोग इतने रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करके किराए देके रहते हैं। मगर वहीं अगर कोई बाहरी देश से, चाहे रोहिंग्याज बंगाली जो आए हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी बना करके कहीं पर भी एक गैप देख के बना करके झुग्गी झोपड़ी उसको अख्तियार करके सरकारी जमीन पर वो लोग बैठ जाते हैं और उसी चीज के ऊपर आप लोग उनको बढ़ावा देते हो, ये दुर्भाग्य है। ये सच मायने में दुर्भाग्य है। अगर आपको
वो झुग्गी हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अनऑथराइज तरीके से कोई कब्जा की हुई जमीन हो, उन सब चीजों के ऊपर पुलिस वालों का एक बाज की नजर से देखना चाहिए कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, ये जगह किसकी है, यहाँ पर क्यों बैठे हो। सर गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिना जांच किए हुए यहाँ पर अगर महकमे से कोई जाता है, भाई कौन हो, कहाँ हो, सर कुछ रुपए ले लीजिए, हमें रहने दीजिए। पूरा का पूरा दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी की जो संख्या है इतनी बढ़ चुकी है, आप इसका गूगल करके देख लीजिएगा कि 20 साल पहले दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कॉलोनीज कितनी थी और आज की डेट में अनऑथराइज कॉलोनी कितनी है, वो कैसे पनपे। अनऑथराइज कॉलोनी में कोर्ट ऑर्डर के तहत हमेशा कंस्ट्रक्शन अवैध रहा है, यानी कि आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एक ईंट की चुनाई नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने हमेशा कहा है। कैसे बनी फिर, कैसे लेंटर के घर बने, ये कैसे संभव हुआ, कौन उनको परमिशन दिया, कैसे वो छत डालते चले गए, कैसे हुआ सर ये सब पे। और रोज बिल्डिंगें गिरती हैं, 100 साल से ज्यादा हो गई हैं, और मैंने 50,000 वाली बोला है कि आप सारी दिल्ली का नया नक्शा टाउन प्लानर से बनाओ और सबको दे दो, और जो बिल्डिंग टूटती है उसका सारा एरिया कम से कम एक एक बिल्डिंग करके बनना दे दो ठेकेदारों को। जो बिल्डर है तो लोग शिफ्ट करते जाएंगे। एग्जैक्टली आपने जो प्लानिंग थोड़ा करके ही बन जाएगा सारी दिल्ली। थोड़ा नहीं सर, मास्टर प्लान के तहत मैंने वो 600-800 पेज के जो पन्ने के मास्टर प्लान ड्राफ्ट है, आई हैव रीड दिस, बट उसमें जिस तरीके से रूपरेखा बनाई हुई है उसको आपको कार्यान्वित करने में टाइम लगेगा, मगर उस पर काम एक बार शुरू तो हो, उसके ऊपर कोई उठ के आए तो सही, इनिशिएटिव ले तो सही। जब कोई आ ही नहीं रहा है, कोई उस पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, आप जिस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे वहां पे आपके उम्र के लोग बैठे हुए हैं, तो वो काम करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का करंट कहाँ है कि हमें दिल्ली को सुधारना है, हमें दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी में परिवर्तन करना है। सब चाय पीने वाले थे तो फिर तो जब व्यवस्थाओं के बीच में ऐसे लूटने वाले हैं, देश को लूट लिया उन्होंने। अभी देख लो, कल एक रेड हुई है, कितना कोई 50 करोड़ का सामान निकला है। ये नोएडा अथॉरिटी का कोई IAS है, तो ये तो सारे कहीं कितने सारे IAS OAS, कितने सारे लोगों के, ये जितने आदमी हैं अभी दिल्ली में लगे हुए DDA में, सबके पास लाखों करोड़ों रुपए है, ये मेरी गारंटी है। इन्होंने कहाँ काम करना है, इनको सबको छुट्टी करा दो और तभी देश का कोई भला होगा मोदी जी। और कम से कम पुराना किला तो खाली कराओ, ये तो देश की धरोहर है जो लूट के रखी हुई है। टूरिस्ट स्पॉट है, अंदर 5-7 रेस्टोरेंट बन सकते हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह बन सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के तो 2-3 ऑर्डर हैं, लेकिन उन ऑर्डरों को लात मारते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। बड़ा अफसोस है कि ये पॉलिटिशियन जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते, फिर भी सुप्रीम कोर्ट स्टे का उल्लंघन करता है, ये भी गलत है। तो यानी कि फिलहाल के लिए नियत, नीति और विचारधाराएं हमें भारत में जिस तरीके से इन दिनों चल रहा है, जो दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से अगर चले तो आप पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनने की सोच तो रखते हो, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हो, हर नेता यही बोलता है। क्या आप बन जाओगे, बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके से नियत रखोगे आप अपने एक ब्लॉक, एक जगह, ओखला हो चाहे मंगलपुरी हो चाहे कल्याणपुरी हो, दिल्ली के कोई एक हिस्से को आप डेवलपमेंट के अंदर नहीं लेके आ पा रहे हैं। मास्टर प्लान पूरी दिल्ली के लिए बनी हुई है, अभी तो आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं, काम कब होगा पता नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। केदारनाथ बब्बर जी भी हमारी बात से सहमत है और मैं भी केदारनाथ बब्बर जी की बातों से सहमत हूँ। नियत साफ रखिए, नीति, प्लानिंग, पैसों की शायद इंडिया में कभी कमी थी ही नहीं, और ये कमी आज भी नहीं है। पैसे बहुत हैं, बजट खूब सारा है, एलोकेशन होता है, मगर काम कराने वाले ऑफिसर्स पहले अपने नियत को ठीक करें, तब आप ठीक करें। अलॉटमेंट ऑफ मनी जो है वो दिल्ली रीडेवलपमेंट के लिए आज तक नहीं करी, और ये अब करनी पड़ेगी। रोज बोलते हैं हम 3 लाख मकान बनाएंगे, 4 लाख बनाएंगे। भैया दिल्ली में भी बना दो 1-2 लाख, सारे मसला ही ठीक हो जाए।
तो जुड़े रहिए आप लोग भी, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचारधाराएं हैं, और दिल्ली का भविष्य हो चाहे पूरे भारतवर्ष का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।